हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। आज की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आप लोगों ने भी द लीजेंड ऑफ द सी सीरीज को अच्छे से देखा होगा तो आप हमारी हीरोइन को बहुत ही ज्यादा लाइक करते होगे। और भाई आज की स्टोरी में हमारी मेन हीरोइन भी वही है। स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली, काफी इंटरेस्टिंग राज एंड रहस्य खुलने वाले हैं, जिनके चक्कर में हमारी मेन हीरोइन अपनी जान की बाजी पे लगा देती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। तो आखिरकार वो राज कौन से थे और हमारे हीरो हीरोइन सबके सामने इन्हें कैसे पेश करते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से कर दीजिए, वरना बाद में आप भूल जाते हो। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड मंजू से होती है। कहानी दिखाती है कि वो अपने सपने में एक इंसिडेंट देखती है जहाँ पर कोई सी गोली मार देता है और साथ ही सबसे बोलती है कि वो सपने में एक आदमी थी। तो उसी समय उसका हस्बैंड जूनिक स्पीच दे रहा होता है, लेकिन जूनिक की भी यहाँ पर आँख खुलती है और ये पता लगता है कि ये सिर्फ एक सपना ही था। तो वहीं दूसरी और मेन लीड शान को दिखाया जाता है और वो क्रॉस बनाते हुए रेडियो पर सुनता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर वॉर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मंजू रनिंग करते हुए एक कार को नोटिस कर लेती है और घर आकर उसे जोमिक से ये पता लगता है कि चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ गए हैं और वो प्रेसिडेंट मेंबर है। तो इसीलिए उसकी सुरक्षा काफी ज्यादा जरूरी भी थी। नेक्स्ट डे मंजू फिर से रनिंग के लिए जाती है और इस बार जंगल की ओर जाकर बॉडीगार्ड को चकमा भी दे देती है। यहाँ वो याद करती है कि वो पहले कोरिया की एम्बेसडर थी, लेकिन अचानक से इस्तीफा देकर हस्बैंड के साथ उसने रहना शुरू कर दिया था। किसी को भी पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया है। और नेक्स्ट सीन में कोरिया के प्रेसिडेंट मंजू के पास में आती है, जहाँ पर कुछ लोग मंजू से उसकी जॉब छोड़ने का रीजन पूछ रहे होते हैं। प्रेसिडेंट मंजू से अकेले में बात करती है, जहाँ पर ये पता लगता है कि वो जूनिक को डाइवोर्स देना चाहती है और जल्दी जूनिक प्रेसिडेंट भी बनने वाला है। जूनिक चाहता है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया एक हो जाएं, लेकिन भाई बहुत से लोग इसके विरोध में हैं। मंजू अपनी फ्रेंड मीजी से मिलती है। मीजी उससे पूछ रही होती है कि वो जूनिक का साथ क्यों दे रही है। मंजू जवाब देती है कि वो अभी शादीशुदा है और हस्बैंड का साथ देना तो उसका फर्ज है। तो नेक्स्ट सीन में मंजू चर्च के लिए रेडी हो जाती है कि तभी जूनिक उसे एक क्रॉस नेकलेस देता है। चर्च पहुंचने पर वो देखते हैं कि बहुत से लोग विरोध करने के लिए आए हुए थे और जूनिक से इस्तीफा भी मांग रहे होते हैं। चर्च में आकर मंजू आसपास के एरिया को देखने लग जाती है, जहाँ पर उसकी नजर शान पर पड़ती है, जो कि कैमरा हैंडलिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में शान एक सोल्जर को वहाँ एक बुक रखते हुए नोटिस कर लेता है। वो सोल्जर जाकर जूनिक को शूट भी कर देता है। फटाक से वहाँ पर पहुंचकर जैसे तैसे करके मंजू सोल्जर को रोकती है और जैसे ही वो उसका बैच देखती है, फटाक से उसे याद आ जाता है कि वो सोल्जर तो प्रोटेस्ट में था। तो वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी शान आकर मंजू को बचा लेता है और वो भी एकदम हीरोइक स्टाइल में। जूनिक ने भी मंजू के गले से उस क्रॉस साइन को ले लिया होता है और वो सोल्जर साइनाइड खाकर सुसाइड कर लेता है। तो उसके बाद जूनिक को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो जाती है। जूनिक की फैमिली और मंजू सब लोग साथ में होते हैं, जहाँ पर जूनिक का भाई जुंगसंग यहाँ पर फाइनली प्रेसिडेंट चुनाव खुद लड़ने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी माँ सियोन उसे रोक कर मंजू को चुनाव लड़ने के लिए कहती है। जिसके बाद ही फिर जूनिक का लॉयर सबको बताता है कि जूनिक ने अपना सब कुछ मंजू के नाम पे कर दिया। ये सुनते ही सबके सब और साथ ही मंजू भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जहाँ पर जूनिक की फैमिली उसे ब्लेम करने लग जाती है कि उसने जूनिक को सारी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए ही फंसाया होगा। तो मंजू यहाँ पर मना कर रही होती है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो तो खुद शौक है, प्रॉपर्टी और पैसों में से उसे कुछ भी नहीं चाहिए और ये सब डोनेट करके वो तो बाहर ही चली जाएगी। तो सियोन उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है और जिसके लिए वो उस पर केस भी करेगी। तो मंजू भी कह देती है कि ठीक है, जो करना चाहते हो तुम लोग कर सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ शान भी मंजू का टूटा हुआ क्रॉस नेकलेस ठीक कर देता है कि तभी फिर उसे यहाँ पर ईथन की कॉल आती है और ईथन उसे बता रहा होता है कि मंजू के लिए बॉडीगार्ड चाहिए, क्योंकि उसके पास खतरनाक स्विस अकाउंट से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। शान को उसे इसलिए ऑब्जर्व करना होगा और वो अपनी डेली लाइफ में क्या क्या करती है। और नेक्स्ट सीन में मंजू जैसे ही रनिंग कर रही होती है तो उसको याद आता है कि वो और मिजी जूनिक के किलर के बारे में जानने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन फिर इसके बाद भी उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिला था। और वो शान के बारे में भी बताते हैं कि वो चर्च में ही रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है। तो वही शान
मुंजू को ऑब्जर्व कर रहा होता है और ईदन को इस काम के लिए मना कर देता है क्योंकि वो खुद का ख्याल खुद रख सकती थी। वेल तो बाद में मुंजू चर्च में शान से मिलने के लिए जाती है और फादर यहाँ पे बता रहे होते हैं कि जूनिक प्रेयर से एक दिन पहले ही अपने गुनाह कबूल करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। जैसे ही मुंजू फिर बस स्टॉप पर जाती है ना, जहाँ पर उसे शान मिल जाता है, शान ने उसे उसका क्रॉस लौटा दिया होता है और वो ये भी नोटिस करता है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं और उनकी फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। शान फिर मुंजू को लेकर फटाक से एक टनल में आता है जहाँ पर उनका पीछा करने वाले लोग भी हमला करते हैं, लेकिन शान सबसे काफी अच्छे तरीके से लड़ के सबको सबक सिखा के हरा भी देता है और मुंजू को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर मुंजू से पूछ रही होती है कि मरने से पहले उस सोल्जर ने क्या कहा था, उसने अपनी स्पाई को मार दिया है और इसका क्या मतलब था। जहाँ पर तभी शान उसे एक क्लिप दिखाता है जिसमें वो बुक रख रहा था। जैसे ही शान ने उसे चेक किया था, उसको एक नंबर मिला था। जैसे ही उसने उस पे कॉल किया वो तो लगा ही नहीं और जहाँ से कॉल आया था वहाँ पर कुछ लोग आकर ये देखने लगते हैं कि आखिर कॉल किसने किया था। साथ ही यहाँ पे वो उसे क्लिप भी दिखाता है जिसमें वो सोल्जर जुंगसुक से मिल रहा होता है और अब स्टोरी की स्टार्टिंग पास से होती है दोस्तों, जहाँ पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंडरसन मिलर के पास किसी की कॉल आती है और उसे किसी काम के लिए बहुत ज्यादा ब्लेम किया जा रहा होता है। उसके बाद मिलर एक मीटिंग में होता है जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर सबमरीन से अमेरिका पर अटैक करने वाला है और मिलर एक लेटर सेक्रेटरी जूनिक तक पहुंचा देता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही है और इसलिए वो उसकी हेल्प करे। वहीं दूसरी तरफ शान भी अपने पास्ट को याद कर रहा होता है जब उसने पहली बार मुंजू को टीवी पर न्यूज पढ़ते हुए सुना था और वहीं मुंजू को जूनिक के बॉडीगार्ड चंग से ये पता लगता है कि अक्सर जूनिक सीक्रेटली काम किया करता था और एक दिन उनका पीछा करने वाली गाड़ी को उसने गिलहरी भी कहा था। और ये सुनते ही मुंजू को भी याद आता है कि जूनिक ने उसे बताया था कि बचपन में उसका निकनेम गिलहरी था। मीची फिर मुंजू को कॉल करके बता देती है कि कुछ लोग उस सोल्जर की फैमिली को अब्रॉड लेकर जा रहे हैं और वो उनका पीछा करते हुए सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचती है। लेकिन भाई वहाँ पर तो उसे किडनैप कर लिया जाता है और बाद में मुंजू को कॉल से पता लगता है कि इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि जुंगसंग का ही हाथ है। जैसे ही वो उससे मिलने के लिए जाती है तो ये पता लगता है कि जूनिक एक स्पाई था, लेकिन मुंजू ये बात मानने से साफ साफ इनकार कर देती है। जुंसुक उसे शान से दूर रहने के लिए कहता है कि वो एक वॉल के लिए है और इसलिए तुम और मीची यहाँ से चले जाओ। वेल तो वहीं दूसरी तरफ फादर भी शान को उसकी दादी के बारे में बताते हुए उसे वापस लाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए शान मान जाता है। लेने के लिए उन्हें निकलता है और अपने साथ में एक बाइबल भी लेकर आता है। जैसे ही वो उसे खोलता है ना तो उसे उसमें से वही नंबर मिलता है दोस्तों। वहाँ से जब वो लौट रहा होता है तो यहाँ मुंजू फादर से मिलने के लिए पहुंची हुई होती है, लेकिन तभी शान उसे रोक लेता है जहाँ उसे पता लगता है कि फादर की तो डेथ हो चुकी है। शान ने यहाँ पर एक आदमी को भी देखा हुआ होता है और वो उससे जबरदस्त फाइट करता है। साथ ही उसे पूछ रहा होता है कि आखिर वो क्या लेने के लिए आया है और वो आदमी मौका पाते ही वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर सियोन को एक आदमी से बात करते हुए ये पता लगता है कि जूनिक मिलर से मिला हुआ था जो कि स्पाई था और वो शान से भी मिला था जो कि वॉल्किरी के साथ में है और आखिर क्यों ये तो खैर कोई भी नहीं जानता। और वहीं शान मुझू को यहाँ पर एक टनल में लेकर आता है जहाँ पर मुझू उससे वॉल्किरी के बारे में पूछती है तो शान भी बताता है कि मैं अब उसके साथ में काम नहीं करता। मैंने तो भाई 1 साल पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया था और फादर जूनिक के बारे में कुछ बताने वाले थे, लेकिन उन्हें आज मार दिया जाता है। जैसे ही फिर वो अल्कोहल बोतल को निकालता है जो कि उसे फादर ने ही दी थी, उसमें उसे वही लेटर मिलता है दोस्तों जो कि मिलर ने जूनिक को भेजा था। जहाँ से गाइस हमें ये भी पता लग जाता है कि जब अमेरिका को सबमरीन के बारे में मालूम चला था तो मिलर ने उन्हें रोकने की काफी ज्यादा कोशिश की थी जिससे कि मासूम लोगों की जान ना जाए, लेकिन अमेरिकी लोगों ने उसे उस जगह से निकाल दिया था। वेल तो फिर प्रिजन में शान बता रहा होता है कि फादर ने इसलिए उसकी दादी को वहाँ से वापस लेकर आने के लिए कहा था और मुंजू उसे उसकी दादी के पास आने के लिए कहती है, जिसके बाद ये फिर दोनों यहाँ से जंगल में निकल आते हैं और शान उसे एक नेकलेस देकर ऐसे भेज देता है जो कि उसे फादर ने ही दिया था। वेल तो उसके बाद मुंजू प्रेसिडेंट से मिलकर उन्हें लेटर दिखाती है जिसे वो जला देती है। साथ ही बोलती है कि वो इन सब के बारे में जानती है और वो उसे वहाँ से कहीं चले जाने के लिए भी बोलती है कि वो खुद सब कुछ संभाल लेगी। और वहीं शान चीन से नॉर्थ कोरिया के लिए निकलने का प्लान कर रहा होता है। जब उसे पता लगता है कि वहाँ से निकलना तो बहुत मुश्किल है तो वो ईथन से कह देता है कि वो मुंजू का बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी है। और वहीं मुंजू अपने घर पर सियोन से
बात करती है। साथ ही उसने ये भी मन बना लिया होता है कि फाइनली वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ेगी और अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो जीतने के बाद जूनी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर देगी, जिसके लिए सियोन भी मान जाती है। नेक्स्ट डे फिर मुंजो एक आदमी दूजिन से मिलकर पूछ रही होती है कि जूनी आखिरकार उससे मिलने के लिए क्यों आया था, जैसे कि वो बता देता है कि उसने उसे लेटर के बारे में बताया था और अपने साथ शामिल होने के लिए भी बोला था, लेकिन मैंने तो उसे मना कर दिया। साथ ही फिर उसे फादर से मिलवाया, लेकिन अब उन दोनों की डेथ हो चुकी थी और अब मेरी भी हो सकती है, यानी कि उसकी जान भी खतरे में थी और इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर अपने रिलेटिव के पास में अर्जेंटीना जा रहा हूँ। कि तभी यहाँ पर मुंजो उन्हें अपने कैंपेन के पेपर देते हुए कह रही होती है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही है और उसे उसकी हेल्प चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुंजो की न्यूज सभी टीवी चैनल पे वायरल हो जाती है, जिसमें कि वो जूनी को प्रोटेक्ट कर रही होती है और वहीं सियोन प्रेसिडेंट सीट मेंबर मंकी से मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करने लग जाती है कि अगर उसने अपनी सीट नहीं छोड़ी तो वो सबको उसकी बेटी के बारे में बता देगी कि वो नाजायज है, जिससे कि फिर मंकी भी न्यूज में सभी को कह देता है कि वो कैंडिडेट का पद छोड़कर अब मुंजो को सपोर्ट करेगा। जहाँ पर तभी मुंजो भी जुंगसुंग को कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल करने लग जाती है कि कैसे वो अपनी वाइफ को मारा किया करता था और वो उसे बच्चों के पास जर्मनी जाने के लिए बोल देती है, जिसके लिए फिर जुंगसुंग को ना चाहते हुए भी मानना ही पड़ जाता है। और वहीं मंगी सियोन को बताता है कि अमेरिका के कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे कि मुंजो को खतरा हो सकता है। और वहीं शान भी यहाँ पर वापस आकर ईथन से मिलता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लेता है, जहाँ पर ईथन उसे एक आदमी की फोटो दिखाते हुए कहता है कि शायद ये आदमी मुंजो पर हमला करने वाला है। नेक्स्ट सीन में मुंजो अपना कैंपेन शुरू कर देती है और एक जगह पर जाती है जहाँ पर शानो उस पर स्नाइपर से नजर रखे हुए होता है। तभी फिर ईथन उसे कॉल करके उस लड़के के बारे में बताता है कि वो एक बॉम्ब टेक्नीशियन है। मुंजो भी फिर जल्द ही एक ट्रेन में जाकर बैठने वाली होती है। शान उसे कॉल करके रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शान मुंजो से बोल देता है कि वो अपनी सीट से बिल्कुल भी ना उठे। शान फिर चंग को आकर सारी की सारी सिचुएशन समझा देता है और मुंजो के पास पहुंचता है। वो देखता है कि उसकी सीट के नीचे तो बॉम्ब है। जैसे ही चंग यहाँ पर पुलिस को लेकर पहुंचता है, शान स्टेशन खाली करवाने के लिए कह देता है। उसके बाद शान बहुत ही आराम से मुंजो से अपने साथ सीट एक्सचेंज कर लेता है। मुंजो को वो बाहर भेज देता है। मुंजो के बाहर आते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और शान सीट के ऊपर जंप करता है, जहाँ पर दोस्तों सभी को लग रहा होता है कि शायद अब शान नहीं बचेगा, वो मर गया होगा। लेकिन उसे कुछ चोटें लगती हैं, लेकिन स्टिल वो जिंदा होता है। नेक्स्ट सीन में शान अपना ट्रीटमेंट करवाता है और मुंजो अपने कैंपेन में स्पीच देने के लिए पहुंच जाती है। मुंजो की स्पीच सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सभी उसे सपोर्ट भी करते हैं। तो उसके बाद मुंजो यहाँ पे चर्च में आती है, जहाँ पर वो शान से मिलकर उससे पूछ रही होती है कि उसे बम के बारे में आखिर कैसे पता लगा था। शान के ही बोलते ही कि उसने वालकरी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा लिया है और पहले फादर और जूनी की डेथ हो चुकी है और अब नेक्स्ट टारगेट तुम हो और इसलिए अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। मुझे तो काफी शॉक हो जाती है। शान के ही बोलते हैं कि मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए तुम मेरा बैकग्राउंड भी चेक कर सकती हो। मैंने बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं और अब तुम्हारे साथ मिलकर वॉर रुकवाना चाहता हूँ। तो मुंजो भी फाइनली इसके लिए मान ही जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे मुंजो को एक मेल आता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि शान ने पेरिस इंसिडेंट में अपने क्लाइंट की जान बचाई थी और इसलिए वो उसके लिए सबसे अच्छा बॉडीगार्ड है। तो उसके बाद मुंजो एक SD कार्ड ठीक करवाने के लिए जा रही होती है और फिर वो दूजिन से मिलती है, जहाँ पर उसे न्यूज से पता लग गया होता है कि प्रेसिडेंट चीन गई हुई है और दूजिन उसे बता देता है कि CIA का डायरेक्टर जल्द ही उसे मिलने के लिए आ रहा है और भाई इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अब रेलियो रियूनियन पर ज्यादा फोकस करो। जैसे ही फिर मुंजो शियोन से मिलती है, जो कि उसे समझा रही होती है कि शान को वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही माने और उसे फीलिंग्स के बारे में कुछ भी ना बताए। तो मुंजो बोल देती है कि उसे सिर्फ और सिर्फ जूनी की मौत की सच्चाई जाननी है और बाकी जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट डे मुंजो अपनी सिक्योरिटी हाउस में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले शान पूरे घर को चेक करता है और जहाँ पर उसकी चंग से भी बहस हो जाती है। जैसे ही शान उससे कह रहा होता है कि वो मुंजो के साथ में उसके अटैच रूम में ही रहेगा, लेकिन चंग तो साफ साफ इनकार करने लग जाता है। कि तभी मुंजो शान से यहाँ पर अकेले में बात करते हुए उसे समझा रही होती है कि उसे उसकी टीम की भी परवाह है, लेकिन शान तो यहाँ पर मना करते हुए कहता है कि वो रिस्क नहीं ले सकता। तो फिर उसके बाद शियोन चंग से बात करने के लिए आई हुई होती है, जहाँ वो शान को मुंजो के लिए खाना बनाते हुए देख लेती है। चंग उसे बताता है कि उसे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है और इसलिए वो खुद सारे काम कर रहा
है। सियोन चंग से कहती है कि उसके घर में उस पर नजर रखने के लिए माइक्रो कैमरा और रिकॉर्डर लगाए हैं, वो उन्हें हटा दे। तो फिर उसके बाद मुंजू अपनी रेले कर रही होती है, जहाँ पर शान एक अजीब आदमी को नोटिस करता है। वो फिर चंग से उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से 9-11 हो चुका होता है। मुंजू अपनी स्पीच खत्म करके घर के लिए निकल जाती है। शान भी यहाँ पर गाड़ी में उसके साथ ही होता है कि तभी वो रास्ते में उसी आदमी को नोटिस कर लेता है और साथ ही अपने आगे एक पेट्रोल का ट्रक और पीछे एक ट्रक को भी नोटिस करता है। वो ड्राइवर को गाड़ी टर्न करने के लिए कह देता है कि तभी ट्रक उन्हें पीछे से ठोक देता है और आगे लेकर जाने लग जाता है। शान यहाँ पर सही टाइम पर गाड़ी को मोड़ देता है, सबकी जान को बचा लेता है क्योंकि आगे पेट्रोल वाला ट्रक फट जाता है। शान फिर फटाफट से मुंजू को लेकर वहाँ से निकलता है और मिजी भी ड्राइवर के साथ में चंग तक पहुँच जाती है, जो कि सारी न्यूज टीवी पर दिखाता है। और वहीं शान और मुंजू सबवे टनल से होते हुए घर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर चंग उनसे फोन ना उठाने के लिए लड़ रहा होता है। तो शान भी बोल देता है कि हमें यहाँ पर कोई ट्रैक कर रहा था और इसलिए हम फोन नहीं उठा सकते थे। तो फिर शान चंग से कह देता है कि मैंने उस आदमी पर नजर रखने के लिए तुम्हें कहा था ना, और तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, और वही आदमी बाहर स्ट्रीट पर खड़ा हुआ था दोस्तों। तो मिजी चंग को बता देती है कि अगर शान नहीं होता तो आज हम सब मारे जाते। जिसके बाद ही शान नीथन से बात करता है, जहाँ पर वो उसे पूछ रहा होता है कि उसका क्लाइंट उन्हें आखिर ऐसे काम करने के लिए क्यों कह रहा है। ईथन तो यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताता और अपना काम करने के लिए बोल देता है। तो शान ये कहकर फोन काट देता है कि अब वो के साथ में काम नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था। साथ ही वो उस डिवाइस को भी तोड़ देता है जिससे कि ईथन शान पर नजर रख रहा था। नेक्स्ट सीन में फिर चंग मुंजू से आकर कहता है कि उसे शान पर शक हो रहा है कि वो अमेरिका के लिए काम कर रहा है शायद, क्योंकि भाई ये घर भी उसका नहीं है। तो मुंजू से बोल देती है कि ठीक है फिर तो तुम अपना काम करो और मुझे बस तुम पर ही ट्रस्ट है। तो फिर उसके बाद मुंजू अपनी नींद से उठ जाती है। शान फिर उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। मुंजू उसे बाहर चलने के लिए बोल देती है। दोनों रनिंग करते हुए एक जगह पर पहुंचकर मुंजू उसे कह देती है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसका उस पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। साथ ही उसे पूछ रही होती है कि क्या वो उसे बचाने के लिए खुद के ऊपर गोली खा सकता है। शान भी यहाँ पर हामी भरते हुए बोल देता है कि यही तो उसका काम है। तो मुंजू अपना नेकलेस उतार कर शान को पहना देती है, जो कि शान ने उसे दिया था। वहीं दूसरी तरफ चंग भी शियोन के घर में वो डिवाइस ढूंढकर उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जिससे कि ये पता लगता है कि सब कुछ जुंगसुंग का ही किया हुआ है। तो ये सब कुछ सुनते ही शियोन तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, उसे काफी शॉक लग जाता है। उसके बाद शियोन फिर चंग को एक नई वॉच देते हुए मुंजू की जासूसी करने के लिए कह दिया, जिसके लिए चंग भी मान जाता है। और वहीं शान सोने से पहले प्रे कर रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि मुंजू उसे सुन रही थी क्योंकि उसने नेकलेस में रिकॉर्डर जो लगा दिया होता है। चंग भी फिर मुंजू को कॉल करके जूनी के सीक्रेट फोन के बारे में बता देता है, जो कि उसे कार में ही मिला था, और वो पूरी रात अनलॉक करने की उसे कोशिश करता है, जो कि फाइनली अनलॉक भी हो जाता है। उसके अंदर के डेटा को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रास्ते में मिजी चंग को देखकर उसे कॉल कर दिया, लेकिन वो कॉल को कट कर देता है। ये देखकर मिजी उसे फॉलो करने लग जाती है। उसे इसके ऊपर शक होता है और देखते ही देखते यहाँ पे रास्ते में ही चंग का काफी बुरा एक्सीडेंट भी हो जाता है। मिजी उसे लेकर फटाक से हॉस्पिटल आती है। मुंजू भी वहां पर पहुंचती है, जहां चंग उसे बता देता है कि जोनिक सच में एक स्पाई था। और उसके बाद मुंजू जोनिक के फोन को देखती है, लेकिन यहाँ पर उसे पता लगता है कि चंग ने वो फोन और अपना लैपटॉप रीसेट मार दिया है। तो उसके बाद मुंजू को कुछ फोटोज और लोकेशन के साथ में एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था वो उससे मिलने के लिए आए। और नेक्स्ट सीन में मुंजू को उसी लोकेशन पर पहुंचकर जूनिक की सीक्रेट फैमिली के बारे में पता लग जाता है दोस्तों। हाना उसे बताती है कि वो चर्च में जूनिक के मौत के समय पे मौजूद थी और वो हर हाल में केस करके अपने बेटे के हक का दावा भी करेगी। तो मुंजू उसे बेटे को सामने ना लाने की सलाह देती है, लेकिन हाना तो मानती नहीं है। और वहीं हाना का बेटा शान को यहाँ पर कुछ ड्राइंग दिखाते हुए कहने लग जाता है कि जब भी हम ट्रिप पर जाते थे ना, तो वो इन्हें ही बनाया करता था। और मुंजू शियोन से आकर हाना के बारे में पूछती है, जहाँ पर शियोन को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो उसे बोल देती है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में है और वो खुद ही संभाल लूंगी मैं। तो फिर मुंजू कॉन्ट्रैक्ट फाड़ते हुए शियोन से पूछ रही होती है कि उसे प्रेसिडेंट बनाने के पीछे आखिर उसका क्या रीजन है। शियोन यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताती। मुंजू उसे कहने लग जाती है कि वो उसके बारे में जानती है कि उसने पहले कैसे कैसे करके टैक्स का फ्रॉड किया है। तो अगर शियोन चुप नहीं हुई तो वो उसे एक्सपोज कर देगी। लेकिन उस टाइम पर जूनिक की दादी बाहर आ जाती है और बोलने लग जाती है कि हाना ने हमें वो दिया है जो तुम तो मुझे कभी दे ही नहीं पाई थी, यानी कि एक वंश। और भाई ये सुनते ही मुंजू
मीजी को कॉल करके जूनी की सारी प्रॉपर्टी को डोनेट करने के लिए बोल देती है और ये सुनते ही दादी तो उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। नेक्स्ट सीन में शान मुंजू को एक जगह पर लेकर आता है जिससे कि उसे थोड़ा रिलैक्स मिले, लेकिन मुंजू शूटिंग करने लग जाती है और शान उसे गाइड करता है। वेल तो फिर घर आकर मुंजू अपने हाथ में पेन नोटिस करती है तो शान फिर यहाँ पर आके उसे थोड़ी मसाज देता है और वहीं दूजिन अपने स्टूडेंट को स्पीच देते हुए अमेरिका के अटैक के बारे में बताता है और साथ ही वो तो उन्हें उसकी यंगेस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए भी बोल देता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट यंगेस्ट में होते हैं और साथ ही उस पर अटैक करके भी भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मुंजू दूजिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, जहाँ पर फिर दूजिन उसे कल होने वाली वॉर की 3 पॉसिबिलिटीज बताता है। हो सकता है कि कल के टाइम पर अमेरिका कोई ऐसा सॉन्ग प्ले करे जिससे कि अमेरिका के लोग यहाँ से चले जाएंगी। तभी कुछ लोग दूजिन को यहाँ पर लेने के लिए आते हैं। शान उसे रोकता है लेकिन दूजिन अपनी मर्जी से उनके साथ में निकल जाता है। वेल तो फिर उसके बाद मुजिन को मीजी से पता लग जाता है कि उसे जूनी के लैपटॉप का पासवर्ड मिला है। लैपटॉप खोलने पर उन्हें मिलर और जूनी की चैट्स मिलती हैं दोस्तों, जहाँ पर मिलर उसे बताता है कि हमें यहाँ पर उस सबमरीन को बनाने वाले 3 लोगों का पता मिला था जिन्होंने ये कह दिया था कि वहाँ कोई भी सबमरीन नहीं है। जैसे ही मैं फिर उन्हें इंटरोगेट करने वाला था उससे पहले ही एक ने फिर दोनों को मार दिया और खुद भी उसने सुसाइड कर लिया। जैसे ही मैंने उनके बारे में थोड़ा और पता लगाया तो मुझे एक स्टेला नाम की औरत के बारे में मालूम चला जिसने की सबमरीन के बहुत सारे पोर्ट इम्पोर्ट करवाए थे और जो कि 10 साल पहले साउथ कोरिया चली गई थी और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ढूंढो। वेल तो फिर नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट चर्च अपने कन्फेशन के लिए आती है, लेकिन वहाँ पर मुंजू होती है जो कि इससे पूछ रही होती है कि वो वॉर के बारे में सब कुछ जानते हुए भी वॉर क्यों नहीं रोक रही है। लेकिन प्रेसिडेंट उसे कहती है कि वो वॉर के बारे में जानती है तो वहाँ से भाग जाए, लेकिन वो तो मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में मुंजू एक चाइनीज एम्बेसडर से बात करती है कि वो वॉर क्यों चाहते हैं और साथ ही ये भी कि वो इस वॉर को क्यों नहीं होने देगी। लेकिन वो आदमी कहने लग जाता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन वही एंड में ना तुम भी मारी जाओगी। ये सब कुछ शान पास में खड़ा होकर सुन रहा होता है। मुंजू एक लाइव कॉन्सर्ट में आकर सभी लोगों को वॉर के बारे में बता देती है और साथ ही मिलर की एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें वो बता रहा होता है कि अमेरिका को लगता है कि वहाँ कोई सबमरीन है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सबमरीन नहीं है और वो बस एक वहम है। लेकिन फिर भी वो वॉर करना चाहता है। ये बात अमेरिका तक पहुँच जाती है और वहीं कुछ लोग मुंजू को मारने के लिए स्टेज पर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन शान आकर उसे बचा लेता है और बोट से जैसे तैसे करके उसे वहाँ से बाहर लेकर जा रहा होता है। लेकिन तभी एक स्नाइपर मुंजू को शूट कर देता है और गोली उसे छूकर निकल जाती है। शान फटाक से मुंजू को एक जगह पर लेकर आता है और उसके घाव पर टाके लगाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट न्यूज कॉन्फ्रेंस करके सभी को कह देती है कि वो सभी को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ एक सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि मुंजू ने उसे कहा था कि वो भी कॉन्सर्ट में ये सब कुछ कहेगी, लेकिन प्रेसिडेंट उसे नहीं रोकेगी। वेल तो ये सब कुछ एक पर्चे पर लिखा हुआ होता है जिसे प्रेसिडेंट फाड़ देती है। नेक्स्ट सीन में शान मुंजू एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं और ये भी पता लगता है कि मुंजू एक बार प्रेग्नेंट भी हुई थी। बेबी एक लड़का था और जैसे ही फिर मुंजू शान से पूछती है कि वो नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं गया, वो तो फटाक से उसके क्लोज आकर उसे किस कर लेता है। साथ ही बोलता है कि मुझे उसके पास होना चाहिए था जिससे मैं प्यार करता हूँ। यानी कि दोस्तों यहाँ कहानी में काफी बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। वेल तो उसी टाइम पर रेडियो पर वही सॉन्ग बज जाता है जिसके बारे में दूजिन ने बताया था और वो उसे पूछ रही होती है कि क्या हम वॉर को रोक नहीं सकते। शान यहाँ पर फिर से उसे किस कर लेता है और बोलता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिक्र मत करो। और शान फिर मुंजू को किस करने के बाद सीधा ही उसे अंदर लेकर आता है जहाँ दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। वेल तो वही अमेरिका कोरिया पर अटैक कर देता है, लेकिन कोरिया उनकी एक मिसाइल को ही खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मुंजू भी शानों से उसकी पसंदीदा प्लेस के बारे में पूछती है और वो उसे डेजर्ट के बारे में सब कुछ बताता है, जहाँ पर फिर दोनों एक दूसरे को ही इमेजिन करने लग जाते हैं। जहाँ शान फैमिली के बारे में भी अपनी बता रहा होता है कि उसकी फैमिली में अब सिर्फ दादी ही बची हैं, तो मुंजू भी कहने लग जाते हैं कि बचपन में उसकी माँ हर पल शॉप पर काम किया करती थी और मैं उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लोग भी एंडरसन के वीडियो को रोकना चाहते थे और यहाँ एंडरसन प्रेसिडेंट को कॉल करके मुंजू का ध्यान रखने के लिए कह देता है कि वो मुसीबत में है। मैं यहाँ पे सबको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रेसिडेंट न्यूज में भी सभी को अटैक के बारे में सब कुछ बताते हुए कहते हैं कि हमने उसे रोक लिया है और आगे भी हम उन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करते रहेंगे।
वेल तो वही मुंजू और शान इस न्यूज को देख ही रहे होते हैं कि तभी मीची की कॉल से मुंजू को चांग के होश में आने की खबर भी मिल जाती है, जहाँ पर चांग उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें जूनिक को नॉर्थ कोरिया में सम्मानित किया जा रहा था। यानी कि भाई ये बात तो पूरी तरह से साफ हो जाती है कि जूनिक एक स्पाई था और ये वीडियो चांग को किसी ने भेजी थी और उसे मिलने के लिए भी बुलाया था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे जा रहा होता है उसका खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। मुंजू चांग की भेजी हुई लोकेशन को पहचान लेती है कि ये तो हाना के घर की लोकेशन है। बल तो उसी टाइम पर शान भी समझ आता है कि हाना और स्टेला एक ही पर्सन है। साथ ही वो याद भी कर रहा होता है कि जूनिक के बेटे ने जो उसे पेंटिंग दिखाई थी ना, वो उन्हीं कंट्रीज की थी जिससे कि सबमरीन के पार्ट्स इंपोर्ट हुए थे। हाना भी यहीं पर अपने बेटे को लेकर सियोन के साथ में रहने लग गई होती है। और नेक्स्ट सीन में शान मुजू के साथ में मंगोलिया भागने का प्लान बना लेता है और इसके बारे में वो उसे बता देता है कि उसी टाइम पर वो न्यूज़ देखती है जहाँ पर सभी को मुजू और शान के रिलेशन के बारे में पता लग गया होता है कि उनकी रात वाली सारी की सारी बातें भी लीक हो गई थी। लेकिन भाई मुंजू को इस बात से बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा होता है। शान को मंगोलिया के बारे में जैसे ही पता लगता है कि वहाँ का वेदर तो काफी ज्यादा खराब हो गया है और इसलिए वहाँ जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। शान फिर मुंजू को एक गन देते हुए कहता है कि वो जल्दी लौट कर आएगा। वेल तो उसके जाने के बाद मुंजू अपनी रात वाली ऑडियो को बार बार सुन रही होती है, जहाँ पर वो ये नोटिस कर लेती है कि उसने शान के लॉकेट को निकाल कर ग्लास में रख दिया था जिसमें कि उसने वो रिकॉर्डर लगाया था। लेकिन भाई उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लीक कैसी हो गई। और वहीं शान सीधा ही यहाँ पर ईथन के घर पे पहुंच जाता है, उसे मारने लग जाता है और पूछता है कि आखिर उसने डिवाइस कहाँ लगाए हैं। वेल तो उनकी ऑडियो लीक कैसे हो सकती है, लेकिन ईथन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। यहाँ पर मुंजू भी उनकी बातें सुन रही होती है, सारी की सारी बातें। और यहाँ क्यून भी शान को अरेस्ट करने के लिए आता है, जहाँ पे वो उसे कहता है कि वो जानता है कि वो हान शांगा के कहने पर मुंजू को बॉडीगार्ड बना है और मुंजू को प्यार में फंसाना भी उसका ही प्लान है। और वो उसे उसकी दादी की फोटो दिखाते हुए कहने लग जाता है कि आज रात तुम मुंजू को लेकर भागने की कोशिश करना, फिर हम उसे पकड़ लेंगे, जिसके बाद हम पानी के रास्ते भागते हुए अपनी दादी के पास भी चले जाना। तो हम मुंजू को स्पाई के रूप में सबको दिखा देंगे। लेकिन वही शान तो उसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मारने लग जाते हैं कि यहाँ उसका नेकलेस नीचे गिर जाता है। वो दिखता है कि उसमें तो रिकॉर्डर लगा हुआ है। फटाक से वो लोग उसे अरेस्ट करके लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन शान उन्हें जैसे तैसे करके मार के वहाँ से भागकर सीधा मुंजू के पास में पहुंच जाता है, जो कि घर से जंगल के लिए निकल गई होती है। वो फिर उसे ढूंढने लग जाता है, लेकिन मुंजू जंगल में छिप जाती है, जहाँ कोई उसे सबमरीन की वीडियो भेजता है कि वो सच में वहाँ पर है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ ईथन भी कहीं जा रहा होता है, जहाँ शान उसे पकड़ लेता है और पूछ रहा होता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया था कि हान शांग के लिए काम कर रहा है। वेल तो ईथन उसे बता देता है कि तुम स्टेला के लिए काम कर रहे हो, तो शान स्टेला के बारे में उसे सब कुछ पता करने के लिए बोल देता है। वेल तो वही मुंजू मीजी के साथ में घर आती है और वो एंडसन से बात कर रही होती है, जहाँ पे उसे पता लग जाता है कि वहाँ 2 सबमरीन हैं। एक जो कि ऊपर है वो नॉर्मल है, लेकिन जो कि पानी के नीचे है वो न्यूक्लियर है। उसके पास एक वीडियो भी आया हुआ होता है जिससे कि ये साबित हो सके कि वहाँ पे कोई सबमरीन नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो वो सबमरीन थी। मुंजू भी चांग के साथ में उस सबमरीन पोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां पर मीजी ने उसे रोका भी था। शान से मिलती है, जहां वो उसे कह रहा होता है कि वो ये सब कुछ करके बस उसकी जान ही बचा रहा था। वेल तो वो उसकी तरफ सीधा ही गन तान देती है, बोलती है कि अब उसे उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो जानती है कि वो उसे धोखा दे रहा था और वो अपनी दादी के पास यहाँ से चुपचाप चला जाए और दोबारा कभी वापस ना आए, वरना वो उसे शूट कर देगी। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में मंजू को अपनी पॉकेट में से एक फोन भी मिल जाता है, जो कि शान ने उसे बिना उसे पता लगे ही रख दिया था। और वहीं दूसरी तरफ ईथन स्टेला के बारे में शान को सब कुछ बता देता है, जहाँ उसे ये भी पता लग जाता है कि हाना ही स्टेला है। वेल तो वही हाना पूरी तैयारी के साथ में कहीं जाने लग जाती है और नेक्स्ट सीन में मंजू अर्जेंटीना के लॉयर जॉर्ज से मिलती हैं, जो कि उसे बताता है कि 5 साल पहले जूनिक का रिप्रेजेंटेटिव उसे मिलने के लिए आया हुआ था और वो वहाँ पर रियल एस्टेट खरीदने के लिए फॉर सेल कंपनीज खरीदना चाहता था। लेकिन भाई जूनिक की डेथ के बाद भी रिप्रेजेंटेटिव मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया,
जिसके बाद ही मुझे उसकी वाइफ यानी कि तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया और मैं मिलने के लिए चला आया। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी उसकी रिप्रेजेंटेटिव का नाम स्टेला है। और फिर वो जूनी के बच्चे के बारे में पूछता है तो मंजू हामी भरते हुए कहती है कि हो सकता है कि ये सब कुछ इनहेरिटेंस के बारे में ही हो, क्योंकि भाई अर्जेंटीना के रियल एस्टेट में जो भी उसकी जमीनें हैं ना, उन सब की कीमत ट्रिलियंस में है। मंजू भी फिर समझ जाती है कि क्यों लोग उसे मारने के पीछे तुले हुए हैं, लेकिन भाई उसे मारने के बावजूद भी उन्हें इनहेरिटेंट नहीं मिलेंगे। जिसके बाद ही वो जज को पता लगाने के लिए कहती है कि जूनी के पास फॉर सेल कंपनी खरीदने के पैसे इतने सारे आए कहाँ से, और अगर तुम ये सब कुछ पता लगा लेते हो तो मैं तुम्हें 5% दूंगी। जिसके लिए जोश भी फिर मान जाता है। वेल तो वहीं दूसरी तरफ हाना न्यूज कॉन्फ्रेंस करके सभी को अपनी और जूनी के अफेयर के बारे में सब बता देती है, और ये भी कि उनका एक बेटा भी है। उसके साथ साथ वो ये भी बता देती है कि मंजू और शान की वीडियो उसी ने लीक की थी और जूनी को भी उन्हीं दोनों ने मारा है। ये सब कुछ वो झूठ फैला देती है। वेल तो उसके बाद हाना जब अपने घर में आती है तब शान उससे मिलने के लिए आया हुआ होता है, जहाँ पर वो उसे स्टेला के बारे में बताता है कि वो उसके लिए काम करता है और वो रशियन माफिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी काम करती है। वेल तो वहीं अलग अलग कंट्रीज में जाकर सबमरीन के पार्ट्स लेकर आई थी। हाना फिर उसे सवाल करती है कि क्या तुम्हें मैं वो लगती हूँ। शान फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर की बेटी है, और साथ ही वो तो मंजू पर आरोप लगाकर इनहेरिटेंस लेना चाहती हैं, लेकिन जब फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उस टाइम पर उसके ऊपर तो स्टेला के साइन थे, और तब तुम तो उस टाइम पे कोरिया में थी, यानी कि स्टेला 2 हैं। और ये सुनकर हाना तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और साइनाइड खाने वाली ही होती है, लेकिन शान उसे रोक लेता है। साइनाइड को वो नीचे गिराकर स्टेला के बारे में पूछता है कि वो कौन है, और वहीं दूसरी तरफ चांग मंजू को बता रहा होता है कि उसने सियोन के कहने पर ही उसकी जासूसी की थी, ताकि वो ये पता लगा सके कि क्या सच में जूनी को मंजू ने ही मारा है, और इसलिए उसने उसके फोन में ट्रैकर लगाकर सियोन को दे दिया था, और इसलिए उसने ऑडियो भी लीक कर दिया। वेल तो वहीं शान यून से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा हुआ होता है, जहां पर उसका बेटा भी एडमिट होता है। शान फिर उसे मंजू को स्पाई और वॉर होने का असली रीजन पूछता है, साथ में ही असली जासूस देने का भी वादा करता है। वेल तो यून उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ मंजू अर्जेंटीना जाने की तैयारी कर लेती है। उससे पहले वो दूजिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसकी बुक भी नोटिस कर लेती है और साथ में चलने के लिए पूछती है, लेकिन वो तो उसे साफ साफ इनकार कर देता है। तो मंजू फिर उसे किडनैप कर लेती है और क्लिफ पर लगाकर पूछती है कि तुम ये सब कुछ क्यों करवा रहे हो। उससे जब वो पहली बार नंबर मिला था तो वो उसी पेपर पर लिखा हुआ था जिस पेपर की दूजिन की बुक थी, और वो उससे उसका रीजन पूछती है। तो मुझे उस नंबर पर कॉल करती है, जो कि दोस्तों दूजिन का ही होता है। वेल तो यहाँ वो सब कुछ एक्सेप्ट भी कर लेता है, साथ ही बता रहा होता है कि स्पाई को ढूंढने का वो काम करता है, और जूनी की उस पर नजर थी। और तो और मिंजू के फादर भी एक स्पाई थे, और जब मैंने ये बात सबको बताई तो वो मारे गए, और फिर तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर अमेरिका चली गई थी। दूजिन फिर अपने हाथ खोलकर मंजू पर अटैक ही कर देता है, लेकिन तभी शान पीछे से आकर उसको शूट कर देता है। जहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि शान ने पहले ही मंजू को कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि जिस पोर्ट से वो जा रही है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर तो उसके बाद शान हाना के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे उसका बेटा मिलता है, और वहीं मंजू दूजिन को लेकर एक जगह पर पहुंचती है, जहाँ पर सियोन अपने आदमियों के साथ में उसे घेर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिजी और चांग ये सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं। उनकी प्लानिंग थी कि सियोन से वो सब कुछ कन्फेस करवा ले कि उसी ने जूनी को मारा है, लेकिन तभी एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जूनी को स्टेला के बारे में पता लग गया था, और वो शियोन है। शियोन फिर कन्फेस भी कर लेती है कि उसी ने जूनी को मारा है। फिर तो हाना से मंजू को मारने के लिए वो कहती है, लेकिन वही हाना तो शियोन के ऊपर एक गन कर लेती है, क्योंकि वो जूनी की मौत का बदला जो लेना चाहती थी। लेकिन सियोन के आदमी उसे रोक लेते हैं कि तभी यून वहाँ पर आकर सभी को अपने हथियार नीचे करने के लिए कहता है, और तभी शान भी वहाँ पर गैस छोड़ देता है और चुपके से फायर भी कर देता है, और मंजू को लेकर पानी में कूद जाता है, जहाँ उसे गोली भी लग गई होती है। फिर तो पानी के ऊपर आकर वो मंजू को सीधा ही किस करता है, जिससे कि साफ पता चल जाता है कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं।
नेक्स्ट सीन में फिर यून अपने आदमियों को पोर्ट पर शिप में छानबीन करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वहाँ उन्हें मिजी और दूजिन मिल जाते हैं, जिससे कि वो किडनैप कर लेते हैं और फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे पूछताछ कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शान और मंजू कार से निकल जाते हैं और फिर वो दोनों एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए माफी भी मांग रहे होते हैं। फिर शान उसे बता देता है कि जब वो इराक में था ना, उस टाइम पर उसने उसे टीवी में देखा था जहाँ वो नॉर्थ और साउथ कोरिया के एक होने की बात कर रही थी और वो उससे कहने लग जाता है कि उसे ये वॉर हर हाल में रुकवानी होगी, जिसमें कि वो भी उसके साथ हैं। और वहीं शियोन घर पर आकर हाना के बेटे को ढूंढने लग जाती है, लेकिन शान उसे पहले ही हाना के पास पहुंचा चुका था जो कि एक सेफ जगह में थे। शान और मुंजू यहाँ पर एक टेंपल में आते हैं जिसके बारे में सिर्फ मुंजू और जूनी को ही पता था और वहाँ उसे एक लेटर और पेन ड्राइव भी मिल जाती है जो कि जूनी की तरफ से था। जूनिक ने लेटर में लिखा हुआ था कि उसका पहले से ही एक बेटा है और शियोन बहुत ही खतरनाक औरत है, इसलिए उसे हर हाल में बच के रहना। वेल तो जल्दी वहाँ पर वॉर हो सकती है जिसे रुकवाने में मेरी जान भी जा सकती है। पेन ड्राइव के अंदर शियोन के खिलाफ सारे के सारे सबूत है जितने भी उसने बुरे काम किए हैं और जिससे कि तुम उसे ब्लैकमेल करके खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। सब कुछ जाने के बाद मुझे थोड़ा रिलैक्स भी हो जाती है और सैड भी। वेल तो नेक्स्ट डे फिर दूजिन को खाने में जहर देकर मार दिया जाता है और यहाँ पर यून अब सियोन के साथ में काम करने के लिए कहता है। साथ ही उसे बता देता है कि जुंग ने उसे बताया था कि जुनिक एक स्पाई है। फिर तो वही दूसरी तरफ मुंजू को भी एडरसन से बात करके पता लग जाता है कि नॉर्थ कोरिया में सबमरीन एदिशा को बेच दी है जिसके प्रेसिडेंट से सियोन पहले भी मिल चुकी है। मुझे भी फिर समझ आती है कि पेन ड्राइव में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ना वो तो भाई इसी के लिए है। और उसी टाइम पर मिजी भी चांग को कॉल करके बताती है कि वो रिहा हो गई है और उसे लेने जाए। चांग भी जैसे ही उसे लेने के लिए पहुंचता है ना कि तभी मिजी का यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। चांग इसके बारे में मुंजू को बताता है तो मुंजू शियोन से बात करती है। सियोन भी यहाँ पर फिर एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने मिजी का भी एक्सीडेंट करवाया था और अगर वो जूनी के बेटे को लेकर उसके पास नहीं आई तो मिजी की सर्जरी वो नहीं होने देगी। मुझे फिर हाना को उसके बेटे के साथ में वहाँ से भागने के लिए कहती है कि तभी हाना उसे न्यूज़ दिखाती है जहाँ पर एदिशा का प्रेसिडेंट वॉर के लिए अमेरिका को धमकी दे रहा होता है। वो बताती है कि सबमरीन जल्द ही वहाँ पर भेजी जाएगी। शान भी हाना को लेकर निकलने वाला होता है। वो मुंजू को उसका ध्यान रखने के लिए भी कह देता है। मुंजू फिर बाद में एडरसन को कॉल करके एदिशा को होने वाले ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए कहती है जिसके लिए वो मान जाता है। मुंजू फिर मिजी को बचाने के लिए निकल जाती है जहाँ पर वो शान को कॉल करके बता देती है और वहाँ आने से उसे मना कर देती है। मुंजू फिर शियोन के पास जाकर उसे इनहेरिटेंस के पेपर देकर कहने लग जाती है कि वो सब उसके नाम पे कर देगी। साथ में वो ये भी एक्सेप्ट कर लेगी कि उसी ने जूनिक को मारा है। ये सब कुछ सुनकर तो सियोंग डॉक्टर को कॉल करके मिजी की सर्जरी शुरू करने के लिए कहकर चली जाती है। जिसके बाद ही जुंग फिर मुंजू को यहाँ सीधा अंदर लेकर आ जाता है जहाँ पर मुंजू से समझाने की कोशिश करती है कि सियोन गलत कर रही है और इसलिए उसे रोक लो, लेकिन वे जुंग तो उसे थप्पड़ मारकर उसे चुप रहने के लिए कह देता है। उसके बाद मुंजू सियोन से पूछने लग जाती कि वो स्टेला आखिर कैसे बनी, जहाँ पर दोस्तों सियोन भी याद करने लग जाती है कि वो बहुत से लोगों से मिलकर उनके साथ में काम करके यहाँ तक पहुँची है और साथ ही वो एदिशा के प्रेसिडेंट से भी एक बार पार्टी में मिल चुकी है और उनको अपना प्लान भी उसने बताया था कि आखिरकार वो अमेरिका को कैसे खत्म कर सकते हैं। वेल तो वहीं शान यून के घर में बम लगाकर उसे किडनैप कर लेता है और साथ ही प्रेसिडेंट से मिलने की मांग करता है। जब वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं तो यून के घर का बम फोड़ देता है और प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आती है और जहाँ शान अपनी बातों में कुछ ऐसा कहता है जिससे कि भाई प्रेसिडेंट भी समझ आती है और उसे अरेस्ट करवा लेती है। फिर शान उसे मुंजू का एक सीक्रेट मैसेज देता है जिसे सुनकर वो यून को अरेस्ट करवाती है। वही दूसरी तरफ जैसे ही शोनिक ब्रीफ केस खोलकर मुंजू को कहती है कि यहाँ से एक बटन को वो प्रेस करेगी और वहाँ सबमरीन चालू हो जाएगी। वही दूसरी तरफ एडरसन अपने काम में लगा हुआ होता है कि तभी अमेरिका की पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और प्रेसिडेंट के पास लेकर आती है जहाँ पर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट को सब कुछ बताता है कि वो सबमरीन जल्द ही एदिशा के प्रेसिडेंट लेने वाला है
जिससे कि वो हम पर अटैक करेगा, जिसे कि बस अब सिर्फ और सिर्फ आप ही रोक सकते हो उसका अकाउंट फ्रीज करके। और वही जुन को भी पता लग गया होता है कि सभी अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और फटाक से वो ये बात जाकर शियोन को बता देता है। साथ ही बोलता है कि उसके पास उसे मारने का वारंट आया है। कि तभी मुंजू भी यहाँ पर याद करने लग जाती है कि जुंग ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा था कि वो बस आज रात में जिंदा रहे, यानी कि इसका कुछ न कुछ प्लान तो जरूर था। और फिर जुंग सियोन को अरेस्ट करने की बात करता है। साथ ही उसे ये भी पता लग गया होता है कि जूनिक को उसी ने मरवाया है, जिस गन से उसे शूट किया गया था ना वो सियोन के नाम पर ही थी। तो जुंग मुंजू को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन उसके बाद भी उसे गोली लग जाती है और वो मुंजू को फिर एक कार्ड देते हुए कहने लग जाता है कि सियोन के रूम में उसे एक फोन मिलेगा, जिससे कि तुम हान संग से बात करके उसे सब कुछ बता देना, सच सच बता देना। तो मुंजू वहाँ से भागने लग जाती है और वहीं सोल्जर आकर शिप को रोकते हैं। मुंजू भी फिर यहाँ पर एक आदमी को सियोन का आदमी समझकर शूट करने वाली होती है, लेकिन वो शान होता है और उसे देखकर वो सीधा ही उसे हक कर लेती है। दोनों फिर यहाँ से रूम में जाते हैं, जहाँ पर मुंजू हानसम को सब कुछ बता रही होती है, जहाँ वो उसे बता देती है कि अगर सियोन की डेथ हो गई तो सबमरीन अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी और तुम्हें ये रोकना होगा। सियोन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन शान वहाँ पर पहुँच के सारे आदमियों को मार देता है। सियोन ये देखकर खुद को शूट करके पानी में कूद जाती है और याद कर रही होती है कि वहाँ से भागते टाइम उसने वहाँ पर बॉम्ब लगा दिया था। मुंजू भी फिर यहाँ पर रतिशा के प्रेसिडेंट को कॉल करके सारी की सारी सिचुएशन समझाती है और सबमरीन बंद करने का उससे कोड पूछती है, जो कि वो उसे बता देता है, जिससे कि दोस्तों फाइनली अब सबमरीन बंद हो जाती है। लेकिन वो बॉम्ब का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। शान खुद को वहाँ पर बंद करके मुंजू को बाहर जाकर सभी को बॉम्ब के बारे में बताने के लिए कहता है, ताकि सब लोग अपनी जान बचा सके। और पहले तो मुंजू जाने के लिए मना कर रही होती, लेकिन शान उसे जैसे तैसे करके मना लेता है। लिटरली दोस्तों ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। तो मुंजू सभी को आकर बॉम्ब के बारे में बता दी है। सब लोग फिर उसे वहाँ से पकड़कर ले जा रहे होते हैं। शान भी यहाँ पर मुंजू को कॉल करके बोलने लग जाता है कि वो बचकर जरूर आएगा। तो उसके पास शिप में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट उसे बताती है कि अमेरिका और रतिशा के प्रेसिडेंट मिलकर अब सबमरीन को नष्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद मुंजू अमेरिका के प्रेसिडेंट और साथ ही एंडरसन से मिलने के लिए जाती है। अब लास्ट सीन में हम मुंजू को ये अनाउंसमेंट करते हुए सुनते हैं दोस्तों कि वो प्रेसिडेंट पद के लिए कैंडिडेट बन रही है। और फिर इसी के साथ में यहीं पर इस ड्रामा का भी हैप्पी एंड हो जाता है। वैसे हैप्पी तो नहीं होता है, क्योंकि शान का आखिर में क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, वो बचकर वापस आया या नहीं आया। सो दोस्तों मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि क्या वो बचकर सच में वापस आया होगा, और आपके क्या राय है, आपके क्या व्यूज हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये सीरीज थोड़ी सी भी पसंद आई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना।